सर, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली क्या है? क्या वो वाकई वो करना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो उनको बखूबी इल्म है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कहीं और मुंतकिल करना आसान नहीं होगा, खुसूसन जब वो इलाके जिनके अंदर इसको भेजना चाह रहे हैं वो भी बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कर ये रहे हैं कि वो एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल बन सकता है, उसकी तरफ हमें जाना होगा। वो इसराइल की हमायत कर रहे हैं कि उनका जो प्लान है कि वेस्ट बैंक को अनेक्स करे, और अपना जो नक्शा उन्होंने जारी किया हुआ है, आपको पता है कि उनकी वजारत खारजा की सोशल मीडिया अकाउंट पे भी उन्होंने एक नक्शा जारी किया था जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन का कुछ हिस्सा, लेबनान का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, ये उसमें शामिल था। बल्कि ज़ायनिस्ट मैप तो और भी बड़ा है जी। तो ये उस तरफ बहस को लेके जा रहे हैं, और इनके ख्याल में जो 1947-48 में हुआ नकबा, उस किस्म का कोई और पैगाम किया जाए और हम दबाव डाल देंगे। ये सब जाहिर करता है कि इजराइल इस वक्त बहुत एम्बोल्डन हालत में है। अमेरिका का ख्याल है कि वो दबाव डाल के ये कर लेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। और ये एक ऐसे कारोबारी शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो 100 मांगते हैं और 50 पे तस्फिया हो जाए तो 50 कर लेंगे, ना भी हो तो उनको हजीमत नहीं होती। हालांकि इतने बड़े मुल्क का सदर जो है जब कोई बात करता है तो उसको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये काबिल अमल भी है कि नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल ये काबिल अमल है। ये सिर्फ एक बयानिया दे रहे हैं कि इसराइल का हक है कि वो मजीद इन इलाकों को अपने ज़ेर तसल्लुत लाए और इन अरबों को, फलस्तीनियों को यहाँ से निकाल के अरब ममालिक में भेजा जाए। ये बिल्कुल काबिल अमल नहीं है। एजाज साहब, क्या आपके ख्याल में इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि मिस्र और उर्दन अब बिलियन ऑफ डॉलर्स की भारी पेशकश के बारे में गौर भी करें? क्या इस बात का कोई इम्कान है? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि उर्दन में तो आपको पता है कि पहले ही 3.5 मिलियन फलस्तीनी मौजूद हैं, और उनका तो डेमोग्राफिक बैलेंस ही सारा तब्दील हो जाएगा अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाएं। और मिस्र में भी वो नहीं चाहेंगे कि लोग आए। आपको पता है कि पहले भी जो मुख्तलिफ जंगों के नतीजे में और 1947-48 के नतीजे में जब निकले थे, वो आज तक अपने घरों की कहते हैं कि कुंजियां भी संभाले बैठे हैं, लेकिन वो जा नहीं सके, इतने साल बीत गए हैं। तो उनको भी अंदाजा है कि जो आएगा वो फिर जाएगा नहीं। आपको पता है हमारा तो अपना तजर्बा है, अफगान रिफ्यूजीज आए थे यहाँ पे तो कई दहाइयां गुजर गई, जा नहीं पा रहे थे। तो हालांकि अफगानिस्तान में तो फिर भी कोई उनको रोकेगा नहीं अगर वो जाएंगे। यहाँ तो इसराइल आने ही नहीं दे रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उर्दन या मिस्र इमदाद के नतीजे में उनको लेने के लिए राजी हो जाएंगे। मुझे ये जो उनका रिएक्शन भी नजर आया वो इतना शदीद है सारे अरबों का, क्योंकि ये मुसीबत, उनका ये ख्याल है कि ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है, ताकि इसराइल तो हो जाएगा, यानी एक किस्म का बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा और तवाना इसराइल और मजीद हमारे लिए मुश्किलात खड़े करेगा। और जो लोग फलस्तीनी आएंगे, जाहिर बात है वो अपने इलाकों में जाने के लिए बेताब रहेंगे, कोई ना कोई हंगामा करते रहेंगे। तो ये मामला सेटल नहीं हुआ जी, बल्कि मजीद उलझा दिया जा रहा है। एजाज साहब, आपके ख्याल में इसकी कोई मिसाल मिलती है जो ट्रंप सोच रहे हैं या जैसा वो चाह रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, इसकी कहीं और माजी में कोई मिसाल मिलती है, या जो पिछले 100 साल में? और ये तो हमने देखा कि बरतानिया ने वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अफ्रीका के ममालिक में बसाने के ऑप्शन पे काम किया था, क्योंकि वहां पर वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। लेकिन क्या इस तरह की कोई मिसाल है? मेरे ख्याल में स्टालिन ने बहुत सारे लोगों को साइबेरिया में जा बसाया था, बहुत ज्यादा मूव किया था, उस किस्म की, लेकिन वो दौर और था। आज का जो कम्युनिकेशन का दौर है, देखें एक बात अमेरिका में किसी भी जगह होती है तो मेरे ख्याल में सेकंड्स के अंदर सारी दुनिया में फैल जाती है। आज ये मुमकिन नहीं है। उस जमाने में जो कर चुके सो कर चुके, अब ये होगा नहीं, बल्कि इनका मसला हल नहीं हुआ, वहीं के वहीं बैठे हैं फलस्तीनी, और वो अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। इसराइल के लिए वो मुश्किल उसी तरह रहेगी, वो अमन की हालत में वो भी नहीं रह सकेगा। तो ये जो इस तरह लालच दे रहे हैं वो भी शायद ना हो सके उनके लिए, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इसराइल के अंदर भी काफी बड़ी तादाद में अरब अब बशिंदे भी रहते हैं।
तो मुश्किल नजर आ रही है मुझे। ये भी कुछ लोग ये कहते हैं, इसराइल के हलकों में मैंने कहते सुना है उनको, कि फलस्तीनी भी शायद अब एक रियासत के लिए तैयार हो जाएं बजाय इसके कि दो रियासतों के लिए। मैंने ये इसराइलियों के मुंह से तो सुना है, फलस्तीनियों के मुंह से कभी नहीं सुना। वो हमेशा अपनी एक रियासत चाहते हैं, और सारे ममालिक दुनिया के, बल्कि पूरी दुनिया सवाए इसराइल के और अमेरिका के, वो ये कह रही है कि दो रियासती हल के अलावा हमें कुछ कबूल नहीं होगा। सही है। एजाज साहब, ये जो एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि अगर एक हफ्ते तक तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो फिर जंग बंदी का खात्मा हो जाना चाहिए, यह मुआहिदा खत्म हो जाना चाहिए। आपके ख्याल में वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी यूज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, या फिर वो या इसके वाकई इम्कानात मौजूद हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए? जी, इम्कानात मौजूद हैं जी। आपको पता है कि जब सीज फायर हुआ उसके बाद भी इसराइल ने बमबारी की है, तो इन्होंने दुनिया भर से उनके ऊपर इतनी मजम्मत की गई उनकी। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब तकरीबन बोल चुके हैं इसराइल की एट्रॉसिटीज के खिलाफ। लेकिन इसराइल का बाल नहीं बिका हुआ, क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा है और वो अपनी ताकत को उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी कोई बईद इम्कान नहीं है कि जैसे इनके जितने रिफ्यूजीज आए, इनका ख्याल था कि एक बार सारे रिफ्यूजीज आ जाएंगे हम फिर हमले शुरू कर देंगे, लेकिन हमास ने भी आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूजीज वापस किए हैं और हमास भी खत्म नहीं हो सकी। इनका ख्याल था हम खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म तो नहीं हुई है। इतनी अभी भी उसमें पोटेंसी है कि वो रिफ्यूजीज को खुद हैंड ओवर कर रहा है इनके पास। तो लेकिन ये जंग दोबारा शुरू होने का इम्कानात तो है। एजाज साहब, इस सारी सूरत हाल को ईरान किस तरह से देख रहा है? ईरान के हवाले से भी स्टेटमेंट्स आई हैं, और ख़ास तौर पर ये शाम की सूरत हाल के बाद, और हमने देखा कि जो लेबनान में इजराइल ने अटैक्स किए, ऐसा मालूम हुआ और इस पर डिस्कशन भी हुई कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको काफ़ी धचका लगा है ईरान की। तो अब ईरान इस सिचुएशन को कैसे देख रहा होगा? आज ही मैं ईरान के सदर का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तैयार जरूर हैं अगर कोई किसी किस्म की जंग हम पे मुसल्लत की गई। इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका को ईरान के साथ जंग में मुलव्वस किया जाए। ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है, लेकिन इसराइल जरूर चाहता है, क्योंकि इसराइल का ख्याल है कि इसराइल फलस्तीन के तनाज़ा से यानी तवज्जो हटाकर इसराइल ईरान की तरफ ले जाई जाए, ताकि अरब सारे उसके पार्टनर्स बन जाएं और ईरान के खिलाफ वो एक्शन ले, तो इसके ऊपर जो मजम्मत इतनी की जा रही वो भी नहीं होगी। लेकिन ईरान को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ा है, क्योंकि हमास भी, हिजबुल्लाह भी कमज़ोर पड़े हैं, अल असद रजीम भी वहाँ से चली गई है। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा और वसी मुल्क है, इसके बड़े वसाइल हैं। इकनॉमिक सैंक्शंस की वजह से वो इक़्तिसादी लिहाज से थोड़े कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन ये जफाकश लोग हैं। इन्होंने 8 साल की इराक के खिलाफ भी जंग लड़ी थी। उस वक्त तो दुनिया सारी इराक को यानी मदद भी कर रही थी, फिर भी ईरान ने अपना 1 इंच भी इलाका अपने हाथ से जाने नहीं दिया था। ये इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि ईरान के खिलाफ जंग को किसी न किसी तरीके से भड़काया जाए, लेकिन ईरान और अमेरिका चूंकि दोनों नहीं चाहते, इसलिए उधर जंग तो नहीं होगी, लेकिन मसला रहेगा और दोनों तरफ से बयानबाजी भी जारी रहेगी। सही है। एजाज साहब, 3 हफ्ते हो गए कुर्सी सदारत संभाले हुए डोनाल्ड ट्रंप को। मजमूई तौर पर आप उनके इब्तदाई 3 हफ्तों को किस तरह से देख रहे हैं? एक अफरा तफरी का समा है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में वैसे ही जो निज़ाम 1945 के बाद बना था, दूसरी जंग अजीम के बाद, तो वो तो वैसे दरम भरम हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही था, लेकिन इनके आने के बाद जिस तरह के इन्होंने इकदामात उठाए हैं, उसमें दोस्त क्या दुश्मन क्या, उसके बाद मजीद उस अफरा तफरी को बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के तमाम ममालिक अब ये सोचेंगे कि भाई अपनी अपना कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। सारी जो इकदार बनी थी, हमें कहा गया था कि आज़ाद तजारत, फ्री ट्रेड बड़ी अच्छी चीज़ है, इन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट वॉल्स खड़ी करा दी हैं। इमिग्रेंट्स के बारे में बड़ी पॉजिटिविटी कहा जाता था कि बड़ा फ्रेश ब्लड होता है। उन्होंने देखा है आपने कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी आए दिन कोई कैंपेन शुरू कर दी है।
तो इतने बड़े मुल्क के सदर से इतनी गैर जिम्मेदाराना जो बयानात है उसकी तवक्को तो नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी शख्सियत है और वो एक कारोबार के अंदाज में ही अमूर रियासत चला रहे हैं। जो सब उनके क्या अमेरिका के दोस्त और क्या दुश्मन मेक्सिको या कनाडा और यूरोप समेत सब हैरान परेशान हैं कि ये दुनिया को किस तरफ ले जाया जा रहा है। सही है। एजाज साहब, मैं आखिर में पाकिस्तान के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। अभी तक पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल खामोशी है। आपके ख्याल में क्या उनका अभी तक पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं आया या पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मौजूदा हालात में? क्यों मुकम्मल खामोशी उन्होंने इख्तियार कर रखी है? आप इसे रीड कैसे करते हैं? दोनों बातें सही हैं। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से कोई खास रेलेवेंस नहीं रखता। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका के ट्रूप्स थे उस वक्त तक तो उनको एहसास होता था कि पाकिस्तान की जरूरत है। अब पाकिस्तान इस वक्त उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, चाहे मिडल ईस्ट है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर है, चाहे चीन है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान कोई उनकी मदद नहीं कर सकता किसी हवाले से। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान चीन के करीब जरा ज्यादा हो जाए तो वो शायद उनको अच्छा ना लगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मुश्किलात खड़ी करे वो भी शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि हिंदुस्तान को वो चीन के साथ मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान के लिए किसी हद तक अहमियत तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त उनके एजेंडा में पाकिस्तान कहीं यानी नजर नहीं आ रहा उनके लिए कि वो उसके ऊपर को अपने बयान डाल दें। एजाज साहब, आपके ख्याल में ये खामोशी पाकिस्तान को सूट करती है या खामोशी का एक मतलब नाराजगी भी तो हो सकता है? ये हमें सूट करती है जी। हमें क्या जरूरत है हम उनकी नजरों में आए, उनके रडार पर आए। हमें इस वक्त वैसे भी अपनी खारजा पॉलिसी पे बहुत ज्यादा हमारी यानी उस पर रोशनी नहीं डालनी चाहिए। इस वक्त हमें सर फेंक कर अपने मुल्क की इक्तिसादी हालत को, अपने सियासी इस्तेहकाम को, लॉ एंड ऑर्डर को, इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। ये याद रखिए कि जिस मुल्क के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी उसकी खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो जाएगी, और जिसमें ये मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें ना हो तो खारजा पॉलिसी भी कमज़ोर पड़ जाती है। जब आप दूसरे मुल्कों से जाकर पैसे मांगेंगे, कर्जे की किस्त अदा करने के लिए, तो फिर आपकी वक़्त नहीं रहती है। हमें ज़्यादा इस वक्त उनकी नज़रों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त मुल्क के अंदर तवज्जो देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को सियासी और माली इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान लाताल्लुक रह सकता है? अब जो बाइडन के ज़माने में जब वो आए और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कोई रब्ता नहीं किया, इमरान खान ने कहा कि वो रब्ता नहीं करते तो मैं रब्ता क्यों करूँगा, और फिर बाद में हमें अंदाज़ा भी हुआ कि ये राब्ते ना होना दरअसल नाराज़ी ही थी उनकी। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते, पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, या किसी भी या वज़राए ख़ारजा की सतह पर भी रब्ता नहीं होता, तो क्या इसको उस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो चाहता है कि राब्ते रहें, लेकिन अगर ना रखें तो भी मैं इनको दो सतहों पर देखता हूँ जी। एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक है पीपल टू पीपल। अवाम की सतह पर तो राब्ते हैं। आज भी आपके स्टूडेंट्स वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, आपके फिजिशियंस भी जा रहे हैं, आपके आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो सिलिकॉन वैली से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर भी ताबन हो रहा है, आपके ताजर अपने माल भी वहाँ पे बेच रहे हैं। तो वो राब्ते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को सिक्योरिटी किस्म के राब्ते नहीं है तो ना हो, मेरे ख्याल में उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर अवामी सतह पर आपके रवाबित हैं, जो आपके मामलात सीधे चल रहे हैं, अब हमें उस किस्म की जो पहले हमने 1950 की दहाई में या 80 की दहाई में या 2000 की दहाई में जो गेमें खेली, उनके साथ शरीक हुए, उसका कोई हमें खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई इस बात की तलब नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमसे राब्ता करते हैं हमें तैयार रहना चाहिए, बल्कि तमाम मुल्कों के साथ हमें तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमसे दोस्ती की बात करना चाहता है तो जरूर करें, तावन की बात करना चाहता है जरूर करें, लेकिन अपने मुल्क पर तवज्जो देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया।